मेरा नाम डॉक्टर रिज़वाना सालिक है। मैं यहाँ पे मॉडर्न हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी, जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है COPD। ये शॉर्ट फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ का। इस डिज़ीज़ में 2 एंटिटीज़ आती हैं, एक का नाम एम्फाइसीमा है और एक का नाम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि पेशेंट जिस तरह प्रेज़ेंट करते हैं वो इन दोनों में से किसी एक वैरायटी की तरह प्रेज़ेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा में ये होता है कि पेशेंट की जो एल्वुलर सैक्स होते हैं, हमारे जो लंग्स के एयरवेज़ के आखिर में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर हवा आती है और वहीं से ब्लड में मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर निकल जाती है फेफड़े से। तो इनकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी है, जो कुदरत ने हमारे उसमें रखी है, वो डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, स्पेशली सांस बाहर निकालने में ज़्यादा परेशानी होती है मरीज़ को। तो ये हो गया एम्फाइसीमा। दूसरी इसकी एंटिटी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। उसमें ये होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन या जिसको कहते हैं बलगम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और सीलिया एक सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके डैमेज की वजह से म्यूकस अंदर ही जमा रहता है और वो पेशेंट्स को बाहर नहीं निकाल पाते, तो खांसी ज़्यादा होती है। अच्छा, इन 2 बीमारियों की वजह से ही पेशेंट एज अ COPD प्रेजेंट करता है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। COPD के कुछ मरीज़ वो होते हैं जो जेनेटिकली इस डिज़ीज़ को लेके पैदा होते हैं, जिसको हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स कहते हैं। दूसरे एंटिटी वो होती है, दूसरे मरीज़ उस तरह के होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि जिनके रिस्क फैक्टर्स पैदाइश के बाद हमें पता चलते हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर पोल्यूशन हो गई। वो अफ़राद जो फैक्ट्रीज़ के आसपास रहते हैं, आलूदा धुआं अपने अंदर ले लेते हैं लंग्स में, उनमें भी ये पेशेंट जो है वो COPD की तरह प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यंगर पेशेंट में जो COPD होती है, जैसे 40 ईयर से कम में, तो उसमें अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी यानी एक जेनेटिक डिज़ीज़ का नाम है, उसके लिए उसको टेस्ट करना चाहिए COPD की वजह के तौर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो दुनिया भर में माना जाता है, जो 90% COPD लोगों में रिस्क फैक्टर पाया जाता है, वो है सिगरेट। तो सिगरेट अगर तंबाकू-नोशी कोई इस्तेमाल करता है, काफ़ी सालों से करता है, तो ये डिज़ीज़ उसमें ज़्यादा होती है और वो प्रोग्रेसिव होती जाती है टाइम के साथ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस डिज़ीज़ की अलामात की। ये बीमारी जो है वो किस तरह जो है वो प्रेज़ेंट करती है पेशेंट्स में। पेशेंट को में साँस का फूलना, चलने में दिक्कत, अपने रोज़मर्रा के काम में परेशानी और बलगम वाली खाँसी, इसके अलावा पेशेंट को जो है वो ईज़ी फटीगेबिलिटी यानी जल्दी थक जाना, ये सारी अलामात होती हैं जो है वो COPD पेशेंट की। अच्छा, COPD सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, ये पूरी एक सिस्टम की बीमारी है, क्योंकि इसमें जो जनरलाइज़ पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो पेशेंट को और ज़्यादा साँस लेने में वक़्त के साथ जो है वो दिक्कत आती है। अच्छा, अब हमने बात कर ली रिस्क फैक्टर्स की, फिर हम आते हैं इसकी तशख़ीस पे। COPD पेशेंट अगर इन अलामात के साथ प्रेज़ेंट करता है, तो हम उसका सबसे पहले तो एक्स-रे कराते हैं। एक्स-रे में कुछ ख़ास निशानियाँ होती हैं, जिससे COPD मरीज़ की तशख़ीस होती है। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, वो एक साँस का टेस्ट होता है, जो स्पेशल किस्म की लैब में एक आले के साथ जो है वो किया जाता है, जिसमें पेशेंट अपनी साँस एक पाइप के ज़रिए एक आले में ज़ोर से छोड़ता है। तो वो एक रिकॉर्डिंग की सूरत में हम देख लेते हैं। उससे ये पता चलता है कि किस किस्म की COPD है, यानी सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ पता चलती है और उसके अकॉर्डिंगली ही हम पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। तो एक्स-रे चेस्ट और स्पायरोमेट्री बहुत ज़रूरी है अगर किसी को COPD हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। अब फाइनली आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। इस बीमारी का ट्रीटमेंट एक तो दवाइयों के ज़रिए होता है, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस देते हैं। वो इसलिए कि दवाइयों के यानी जैसे कहते हैं कि एहतियात जो है वो बेहतर है इलाज से, तो इसमें एहतियाती तदाबीर अगर पेशेंट अपनाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सबसे पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि सिगरेट का इस्तेमाल तर्क कर दें और बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, यानी सोच लें और ख़त्म कर दें। ये नहीं कि आहिस्ता-आहिस्ता कम करते हैं, तो ये इस तरह पेशेंट्स हमें कहते हैं। लेकिन हम ये एडवाइस करते हैं कि आज ही सोच लें और आज ही जो है वो सिगरेट नोशी का इस्तेमाल तर्क कर दें। इससे ये होगा कि अगले 10 साल में उसकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो सिगरेट स्मोकिंग सिजेशन, इसके लिए बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं, सेशंस होते हैं, वो हम पेशेंट की विल पावर को देखते हुए उसकी हेल्प करते हैं।
अच्छा, दूसरा है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। इसमें भी ये है कि पेशेंट की जो पट्टे जो कमज़ोर हो जाते हैं उसको रिहैबिलिट करने के लिए, उसकी ब्रीदिंग को मजबूत करने के लिए हमको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं। इसकी भी कोई ख़ास क्लिनिक्स होती हैं जिसमें से ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। उसके अलावा पेशेंट क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है इन पेशेंट में, तो हम ये भी एडवाइस करते हैं पेशेंट वैक्सीनेट हो, और ज़रूर वैक्सीनेट हो, जिसमें ख़ास तौर पे नमोनिया, इन्फ्लुएंज़ा और आजकल कोविड की भी वैक्सीनेशन इसमें एज़ एहतियाती तदाबीर में बहुत ज़्यादा शामिल की गई है। तो इसके अलावा जो है वो हम पेशेंट को फिर ज़ाहिर है दवाइयों के ज़रिए भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर प्रिवेंशन नहीं कर देंगे तो दवाइयों पे भी का भी कोई ख़ास असर नहीं होगा। इसलिए दवाइयों में इन्हेलर्स आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ द सीओपीडी हम एक इन्हेलर भी एडवाइस करते हैं। इन इन्हेलर्स को ब्रोंकोडायलेटर्स कहा जाता है, और 1 से 2 भी एडवाइस कर सकते हैं। तो दवाइयाँ और प्रिवेंशन दोनों हैंड बाय हैंड चलती हैं। अगर पेशेंट दोनों ही साथ में करे तो बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन और बाईपैप मशीन भी शामिल होती हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की सांस का कितना जो है वो दुश्वारी आ रही है। तो पेशेंट ऑक्सीजन पे भी रहते हैं ये वाले। अच्छा, अभी हमारे पास जो है वो ये बात हो गई है कि सीओपीडी किस तरह ट्रीट किया जाए। तो अगर आप समझते हैं कि आपके आसपास ऐसे कोई मरीज़ हैं जिनका रिस्क फैक्टर, जिनको ये अलामात हैं, तो बराए मेहरबानी अपने मौलिद से रुजू करें और बिल्कुल एहतियात करें। वो घर से ही शुरू होती है। सिगरेट नोशी को बिल्कुल तर्क कर दें और दवाइयों के ज़रिए अपनी डिज़ीज़ को कंट्रोल करें।